अपने लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे यूरोपीय यूनियन से ब्रिटिश या ब्रिटेन के विड्रॉल की या ब्रिटेन के एग्जिट की, जिसको आप कहते हैं ब्रेक्सिट। तो ब्रिटिश जो ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूरोपीय यूनियन से एग्जिट की बातें जो है वो की जाने लगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट एग्जिट की बात की जा रही थी वो की जा रही थी ग्रीस के एग्जिट की, जिसको नाम दिया गया उस वक्त ग्रेक्सिट। फिर हमने देखा कि दूसरी तरफ जो वो टर्की भी इसी दौरान अंडर प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान, टर्की भी यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीरियन क्राइसिस के बाद से और टर्की के जो पीकेके के ऊपर या कुर्दिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो क्रैकडाउन था, और स्पेशली हिजबुल्ला जो टर्की में मिलिट्री कू की कोशिश हुई, उसके बाद जो एर्दोगान ने क्रैकडाउन शुरू किया वहां की इस्लामिस्ट मूवमेंट हिजमत के खिलाफ, तो उसके बाद से यूरोपीय यूनियन से के अंदर टर्की की शमूलियत जो है वो मुश्किल हो गई। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के लिए एक जो फंडामेंटल प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करें। अब मैं बात करूंगा यूरोपीय यूनियन की जो सिंगल मार्केट का कॉन्सेप्ट है या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जिसको कहा जाता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, और टर्की क्यों कोशिश कर रहा था, इसका मतलब ये है कि जब आप यूरोप की फ्री मार्केट का या यूरोप की सिंगल मार्केट का पार्ट हैं, तो उस वक्त आप यूरोप के तमाम ममालिक में फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक पासपोर्ट के ऊपर तमाम ममालिक में गुड्स में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। जो लेबर है, लेबर की मोबिलिटी आसान हो जाती है। आप यूके में जाके काम करना चाहें, फ्रांस में करना चाहें, जर्मनी में या ग्रीस में आप कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, आप पैसा लंदन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप ब्रसेल्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप जेनेवा में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। कैपिटल अपने को जहां इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो था फ्री ट्रेड इन सर्विसेज, और ऐसे ही आप गुड्स के साथ साथ आप अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में जाके। अब इसमें मैं अगर बात करूं तो ये 3-4 जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये लेबर का, गुड्स का और सर्विसेज का, ये वो रीजंस थी, इकोनॉमिक रीजन जिनको मैं कहता हूं इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ये मेन फैक्टर्स थे यूरोपीय यूनियन से ब्रिटिश के विड्रॉल की, जिसको कहा जाता है ब्रेक्सिट। इनलार्जमेंट वेव्स यूरोपीय यूनियन में डिफरेंट टाइम्स में हुई, 73 में हुई, 81 में हुई, 86 में हुई, 95 में हुई, 2007 में, 2013 में, और फिर मैंने आपसे कहा जो लेटेस्ट बिड थी वो थी टर्की की। लेकिन अब मुश्किल लग रहा है कि टर्की इसका पार्ट बन सके। जून 2016 में अब यूके जो है वो पहला मेंबर नेशन था जिसने आर्टिकल 50 को इन्वोक किया, और आर्टिकल 50 फॉर्मली स्टार्ट हो गया मार्च 2017 से। इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। जून 2016 में जब ये रेफरेंडम हुआ तो उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरोन ने रिजाइन कर दिया द मॉर्निंग आफ्टर द वोट। 24 जून की मॉर्निंग को डेविड कैमरोन ने ये बात कह के कि क्योंकि डेविड कैमरोन खुद रिमेन कैंपेन का था, वो लीव को फेवर करने वाला नहीं था। वो चाहता था कि जो यूके है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट रहे। लेकिन जब अवाम ने उसकी इंटेंशन के खिलाफ वोट दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आई थिंक कि मुझे इसके बाद कोई राइट नहीं है कि मैं यूके को लीड करूं। फिर हमने देखा कि थेरेसा मे जो है, जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर थी, उसको नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और टर्म्स ऑफ यूकेज न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द यूरोपीय यूनियन स्टिल रिमेन अनसर्टेन। अब तो बोरिस जॉनसन साहब भी आ गए हैं नए इलेक्शन विन करके, और उनको सुप्रीम मेजॉरिटी हासिल हो गई है। अभी मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2019 के यूके के इलेक्शंस की। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो विद इन 12 मंथ्स जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ अपने जो डील है उसको साइन कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे। अब देखना यह है कि वो किस हद तक अपने इस प्रॉमिस में या अपने इस क्लेम में कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। यूके चूजेस ब्रेक्सिट, टर्नआउट जब वो 72% था, 51.9% ने रिमेन लीव के हक में वोट दिया और 48% ने रिमेन के हक में वोट दिया। तो ऑब्वियसली अब ये जो है 52% और 48%, तो यहां से फिर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आर्टिकल 50 को इन्वोक किया गया मार्च 17 में, और देयर इज अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years बिफोर द यूके फाइनली लीव्स द यूरोपीय यूनियन। तो 2 साल का टाइम था इनिशियली, 2 साल का टाइम था। अब 2 साल का जो टाइम था वो बनता था आगे मार्च 2019 में।
लेकिन इसके साथ जो वो एक ट्रांजिशन पीरियड भी होता है, 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड। तो अब देखना यह है कि ये इस सेटलमेंट को या इस अरेंजमेंट को किस तरह से जो है वो नेगोशिएट करते हैं, ये वक्त की बात है। यही जो प्रोसेस है, यही जो इशू था डील का या नेगोशिएशन का, इसके ऊपर जो है वो थेरेसा मे फेल हुई और बोरिस जॉनसन को दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़े। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इम्प्लीकेशंस और इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से निकलता है, तो ये चूंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट है कि कोई कंट्री जो है, आपने देखा कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है 1970s से कि कोई कंट्री 2013 में आके आफ्टर 40 इयर्स कोई कंट्री जो वो यूरोपीय यूनियन से निकलने की तरफ जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इन कंट्रीज की, यूके की यूरोपीय यूनियन के साथ और यूरोपीय यूनियन की बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ इकोनॉमीज किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस तरह से इंटीग्रेटेड है। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर यूके गुड्स कौन कौन सी हैं? सबसे मेजर जो है वो यूएस है। इनकी जो है वो ट्रेड इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स 37,364 मिलियन पाउंड्स है। दूसरे पे आप देखें जर्मनी है, जो कि पार्ट है यूरोपीय यूनियन का, नेदरलैंड्स पार्ट है, फ्रांस पार्ट है, आयरिश रिपब्लिक पार्ट है, चाइना ऑब्वियसली पार्ट नहीं है, बेल्जियम एंड लुक्समबर्ग, स्वीडन, स्पेन। और तो अब यहां से आप देख सकते हैं और वॉल्यूम भी देख सकते हैं, कम्युलेटिव परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इनकी ट्रेड है ब्रेक्सिट की, एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट मार्केट की, वो कौन सी यूरोपीय यूनियन की स्टेट्स हैं। Nearly a quarter of total UK overseas trade in goods and services, quarter, 1/4, is done with US and Germany. 7 of the top 10 export markets for Britain are within the European Union. 10 में से 7 जो यूके की एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो है यूरोपीय यूनियन के अंदर। तो अब अगर ब्रिटेन लीव करता है ईयू को विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो ये जो सारी ट्रेड है वो 7 आउट ऑफ 10 का जो आपको मार्जिन नजर आ रहा है, ये इफेक्ट हो जाएगा। इंपोर्ट सोर्सेज ऑफ यूके, यूके इंपोर्ट कहां पे करता है, इसको यूके इंपोर्ट कहां कहां से करता है, इसमें देखें सबसे बड़ा जर्मनी 60,820 मिलियन पाउंड्स की इंपोर्ट होती है। चाइना सेकंड, इसको निकाल देते हैं क्योंकि ईयू का पार्ट नहीं है। नेदरलैंड्स, यूएस, इसको भी निकाल देते हैं। फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, इटली, स्पेन और आयरिश रिपब्लिक। तो अब यहाँ पे आप देखें कि टोटल आप कम्युलेटिव परसेंटेज भी देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल यूके इंपोर्ट्स भी देख सकते हैं। जर्मनी से कितनी है? 14%, नेदरलैंड से 8%, बेल्जियम और लुक्समबर्ग से 5.1%। जर्मनी इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ यूके इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जर्मनी जो है वो सबसे लार्जेस्ट सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स है। जर्मनी से सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स होती हैं। जर्मनी इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एंड यूके कंज्यूमर्स हैव अ हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर देम। तो जर्मनी के अंदर अगर जर्मनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइस चेंज होती है, तो यूके की मार्केट्स उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। रीजन क्या है? रीजन है लार्जेस्ट शेयर इन यूकेज इंपोर्ट्स। चाइना इज नाउ द सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्टेड, बट ऑब्वियसली चाइना के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रेड के डेफिसिट की या ट्रेड के बैलेंस की यूरोपीय यूनियन के यूके के साथ। अब देखें यूके की ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस विद सिलेक्टेड यूरोपीय यूनियन कंट्रीज, 2003 से 2014 तक का डाटा है। एनुअल बैलेंस ये बिलियंस ऑफ पाउंड्स में है। अब देखें कि ये एक कंट्री आपको नजर आ रहा है आयरलैंड, और दूसरा ये एक कंट्री आपको नजर आ रहा है नेदरलैंड्स। सिर्फ ये दो ऐसे कंट्रीज हैं, नेदरलैंड्स और आयरलैंड, के जिनके साथ यूके का जो ट्रेड का बैलेंस है वो पॉजिटिव है, यानी यूके इनको एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। और बाकी तमाम कंट्रीज देख लें, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और रेस्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन, इन सब के साथ यूके का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में है। मींस यूके इनसे इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट इनको कम करता है। यूके रन्स अ ट्रेड सरप्लस विद आयरलैंड बट लार्ज ट्रेड डेफिसिट विद कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्पेन। तो अब आप देखें कि यहां से इंपैक्ट सिर्फ यूके के लिए नहीं है। ऑब्वियसली अगर जर्मनी से लार्जेस्ट इंपोर्ट्स
लार्जेस्ट इंपोर्ट्स, यूके अगर जर्मनी से लार्जेस्ट इंपोर्ट्स करता है और विदाउट डील ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन को छोड़ता है तो जर्मनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंपैक्ट होंगी। और ऐसे ही बाकी तमाम कंट्रीज के ऊपर जो के यूके के साथ ट्रेड है कि यूके लीव करता है यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट को और ट्रेड करता है अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और विदाउट एनी एग्रीमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ देता है। इस सूरत में हार्ड इकोनॉमिक पेन होगा, मींस इकोनॉमिक लॉसेस होंगे यूके को भी और यूरोपीय यूनियन को भी। और सॉफ्ट ब्रेक्सिट ये है कि ऑप्शन ऑफ स्टेइंग इन द सिंगल मार्केट लाइक नॉर्वे, ये नॉर्वे ऑप्शन इसको कहा जाता है। ये ऑप्शन ये है कि विड्रॉल के बाद जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट का पार्ट रहे, मींस इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, कस्टम्स के अफेयर्स, इनकी ड्यूटीज, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के अफेयर्स, उनके ऊपर ड्यूटीज, उनके अरेंजमेंट्स सारे के सारे वैसे ही रहे। टैरिफ बैरियर्स ना हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स ना हो और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट ही रहे। एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, नॉर्वे जो है उसका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपीय यूनियन के साथ, विच मींस दैट देयर आर नो टैरिफ्स और ट्रेड बिटवीन द टू। तो ये सॉफ्ट ब्रेक्सिट कहा जाता है। अब हम एनालिसिस करते हैं जो ब्रिटेन के पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का कि ब्रिटेन के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि जिनको टेबल के ऊपर वो रख के बात कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी नेगोशिएशंस के प्रोसेस में। पहला ऑप्शन है नॉर्वे ऑप्शन। इसमें क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल, बट नॉर्वे का हैज नो फॉर्मल इनपुट इनटू शेपिंग द रूल्स ऑफ। तो आप जो है इस ऑप्शन के तहत जो यूके है वो यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी मेकिंग का पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें उसको तमाम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और तमाम इकोनॉमिक एक्सेस हासिल होगी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया तक, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, गुड्स, सर्विसेज। लेकिन हमने जैसे देखा कि यूके के लिए ये ऑप्शन अट्रैक्टिव क्यों नहीं होगा, बिकॉज यूके ऑलरेडी जो है वो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। नॉर्वे का ऑप्शन जो है डज नॉट इंक्लूड फ्री ट्रेड इन फूड और पार्टिसिपेशन इन यूरोपियन एग्रीकल्चर सब्सिडीज इसका पार्ट नहीं है। अब एक और जो है वो ऑप्शन है जो यूके के पास के फ्री ट्रेड एरिया को, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया को ज्वाइन कर दे। इसका मतलब है कि यूके के पास लेस एक्सेस होगी टू द सिंगल मार्केट बियॉन्ड गुड्स ट्रेड, सिर्फ गुड्स में ट्रेड कर सकेंगे और बाकी ओवरऑल लेस एक्सेस होगी। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट EFTA मेंबर। ये अरेंजमेंट ऑलरेडी स्विट्जरलैंड और यूरोपीय यूनियन का है एंड इज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक बायलैटरल ट्रीटीज विद द EU to secure access to the single market for specific services only। तो अगेन ये लिमिटेड स्कोप है इसका अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्वे ऑप्शन के साथ। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है जिसको आप हार्ड ब्रेक्सिट कहते हैं, वो है कि यूरोपीय यूनियन से बाहर का ऑप्शन, आउटसाइड यूरोपीय यूनियन। इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के तहत जो है वो यूके ट्रेड करे यूरोपीय यूनियन के साथ, और इसमें दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यूनिलैटरल ट्रेड का जो है अरेंजमेंट हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें क्या होगा, यूके विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन सिंगल मार्केट, इट विल फेस द EU's external tariff on goods and services in the absence of comprehensive free trade agreement। तो अब ऐसी सूरत में उसके ऊपर ऑब्वियसली एक्सटर्नल टैरिफ्स लगेंगे, गुड्स के ऊपर भी और सर्विसेज के ऊपर भी, क्योंकि ना तो नॉर्वे ऑप्शन है ना आप EFTA का पार्ट हैं। गेन्स इन हैविंग मोर कंट्रोल ओवर माइग्रेशन पॉलिसी एंड फ्रीडम टू ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इस सूरत में यूके को फायदा क्या होगा कि वो अपनी माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर, मोबिलिटी ऑफ लेबर के ऊपर उसको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। यूनिलैटरल फ्री ट्रेड एक ऑप्शन है। इसमें ये एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है इकोनॉमिस्ट फॉर ब्रेक्सिट। ये जो है ग्रुप ये प्रोपेगेट करते हैं इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन में क्या है कि यूके लीव करे यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट को, एलिमिनेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन ट्रेड बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स, के इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो बैरियर्स हटा दिए जाएं, और ये प्रेस करते हैं ग्लोबल फ्री ट्रेड के लिए।
बॉर्डर कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। मींस ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड का तो फायदा हो ही हमें, बैरियर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अपने बॉर्डर्स का हमें जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। मींस बॉर्डर के कंट्रोल का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि जो शेंजन जोन है कि जिसके तहत बॉर्डर कंट्रोल्स रिमूव किए गए हैं और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर है, मोबिलिटी ऑफ लेबर है, उसको जो ये कहते हैं कि क्रॉस कर देना चाहिए, उसको कंट्रोल कर देना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ यूके लॉज एंड रेगुलेशंस। और कहते हैं कि जो यूके के अंदर इंटरनल पॉलिसीज हैं, जो मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज या यूरोपीय यूनियन के कन्वेंशंस या फिर 1972 का जो एक्ट है उसके तहत यूके को मुख्तलिफ लॉज बनाने पड़े जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ रहे थे। ये कहते हैं कि उन लॉज को डेमोक्रेटिक टेस्ट पास करना पड़े, या फिर लॉज जो है वो यूके की पार्लियामेंट ही पास करे, यूरोपियन काउंसिल हमें ला ना दे। तो बुनियादी तौर पे इन दोनों के दरमियान जो मसला है वो यही चल रहा है कि पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, पॉलिसी कौन बनाएगा और पॉलिसी कहां से आएगी। अब जो है वो एक बात ये की जाती है कि लंदन को सर्विसेज में और गुड्स में एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, और जिसकी वजह से जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद लंदन और यूके बेटर परफॉर्म करेंगे। ये प्री रेफरेंडम काफी लोगों ने आर्ग्यू किया कि लंदन की जो प्री एमिनेंस है एज अ ग्लोबल यूरोपीय यूनियन सेंटर फॉर फाइनेंशियल एंड रिलेटेड बिजनेस सर्विसेज कुड बी थ्रेटन्ड बाय ब्रेक्जिट। इसमें बाज लोगों ने यह भी कहा कि अगर जो है वो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन को छोड़ता है तो इसकी ये जो फाइनेंशियल हब वाली इंपॉर्टेंस है ये खो देगा। इम्पैक्ट डिपेंड्स क्रूशली ऑन द ब्रेक्जिट डील। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है ट्रेड के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो लार्जली डिपेंड करता है जो ब्रेक्जिट डील होनी है आर्टिकल 50 क्लॉज 2 के तहत ईयू और ब्रिटेन के दरमियान, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इवेंचुअली नेगोशिएटेड स्पेशली विद पासपोर्ट राइट्स। ये जो लेबर मोबिलिटी ऑफ लेबर है इससे मुतल्लिक डेफिनेटली ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। लंदन रिटेन्स मेनी स्ट्रेंथ्स। लंदन के पास मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं। मिसाल के तौर पे लार्ज पूल ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर जो है वो हाईली स्किल्ड है, लैंग्वेज, स्ट्रेंथ्स ऑफ द यूके लीगल सिस्टम एंड अ हाईली कन्वीनियंट टाइम जोन। तो इन सारे एस्पेक्ट्स की वजह से लंदन जो है वो एक अट्रैक्टिव फाइनेंशियल हब बनता है या इन्वेस्टमेंट का सेंटर बनता है, जिसकी वजह से यूके में लंदन को और यूरोपीय यूनियन में भी लंदन को ये एक सेंट्रल पोजीशन हासिल थी। लेकिन ये सेंट्रल पोजीशन शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए ब्रेक्जिट के बाद से, ये वक्त के देखने की बात है। आने वाली वीडियो में हम इसी जो टॉपिक है इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। हम देखेंगे कि डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं, डिफरेंट और फर्दर इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।